Hello everyone and good evening to all of you. This is Shrishti and welcome to our channel विधिक जागरूकता। आज का हमारा सेशन लाइव सेशन आपको पता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कि कैसे आप मेंस आंसर को राइट करेंगे, हाउ टू राइट मेंस आंसर या हाउ टू राइट प्रिपेयर नोट्स फॉर द जुडिशरी एग्जाम्स। तो चलिए देखते हैं आज लाइव कौन कौन है। आज लाइव कौन कौन है देखते हैं। दो लोग ऑलरेडी लाइव हैं, जल्दी से ऐड हो जाइए। आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मेरी वॉइस सभी को क्लियर है तो मैसेज कीजिए, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? क्या मेरी वॉइस सभी को क्लियर हो रही है? जल्दी से ऐड हो जाइए तो आज का हम जो सेशन है अपना वो स्टार्ट करें, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही पीटर पार्कर वीडियो पॉस्ट, आई गेस कुछ टेक्निकल इशू हो रही है, वेट कीजिए थोड़ा सा। जस्ट वेट फॉर द मिनट। अभी क्लियर है सभी को वॉइस? अभी सभी को वॉइस क्लियर है क्या? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो एंड ऑडियो, एम आई विजिबल एंड एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? नाउ क्लियर, ओके, थैंक यू। फटाफट से ऐड हो जाइए सभी लोग। देर आर 6 people who are with me right now. आज का जो हमारा सेशन है वो उन जुडिशियरी एस्पिरेंट्स के लिए है जो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं या बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हम प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर ले जाएंगे, बट उसके बाद मेंस में क्या होगा। मींस मेंस में हम आंसर राइट जो करेंगे या आंसर फ्रेम करेंगे तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए मेंस एक ऐसी स्टेज है जो आपको कहीं ना कहीं आपकी मेरिट डिसाइड करती है, प्लस आपका सिलेक्शन भी डिसाइड करती है। के टू ऑल क्लियर, ओके। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, जो मेंस है, मेंस एक ऐसा स्टेज है जो आपको बताता है कि आप क्वालिफाई करोगे फाइनल एग्जाम में या फिर नहीं, क्योंकि जो मेंस है वो डिसाइड करेगा आपकी मेरिट और दूसरा आपका सिलेक्शन। तो लोग ऐड होते जा रहे हैं और हम अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें पता है कि कोई भी जुडिशरी एग्जाम हो, चाहे वो एमपी का ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, गुजरात, बिहार, कहीं का भी ले लीजिए, 3 स्टेजेस होते हैं। देर आर 3 स्टेजेस इन द जुडिशियल एग्जाम। फर्स्ट वन इज प्रीलिम्स, सेकेंड वन इज इंटरव्यू, सेकेंड वन इज मेंस एंड थर्ड वन इज इंटरव्यू। ठीक है, तो जो प्रीलिम्स होता है सभी को पता है, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, हमें टिक करना रहता है, आपको 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं। वो एक क्वाइट इजी होता है, क्योंकि आपको होता है ना, एनीथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि आपके पास कुछ तो है एटलीस्ट, आप अपना माइंड अप्लाई करके कुछ तो उसमें टिक कर दोगे। बट जब मेंस की बारी आती है तो मेंस में हमें जो अपना एक इंटेलेक्चुअल पावर है वो अप्लाई करना रहता है। तो उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है चीजों को। आप सिर्फ ऊपर ऊपर चीजों को नहीं दे सकते, आपको एक कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्लैरिटी से याद आया, अभी सब कुछ क्लियर है, मेरी वॉइस भी सभी को क्लियर है, 8 लोग लाइव हैं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना जो है सेशन। जो आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश सिविल जज जुडिशरी की बात कर रहे हैं। और हम सबको पता है कि मैंने जो एक पहले भी सेशन लिया था उसमें मैंने बताया था कि देखिए 4 जो एग्जाम्स हैं, 4 एग्जाम्स मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कंडक्ट कराते हैं। फर्स्ट है आपका पेपर 1, जो कि होता है आपका सिविल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। सेकेंड वन इज पेपर 2,
आर्टिकल एंड ट्रांसलेशन, थर्ड होता है आपका क्रिमिनल एंड लोकल लॉज, और आपका एक होता है जजमेंट राइटिंग। ठीक है, एक होता है आपका लास्ट जो फोर्थ पेपर है वो होता है आपका जजमेंट राइटिंग, जहां पे आपको इश्यूज फ्रेम करना और चार्ज फ्रेम करना भी आता है। लेकिन अभी हम इन दो पेपर मतलब पेपर सेकेंड और पेपर फोर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं आपके पेपर फर्स्ट। ठीक है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर नंबर थर्ड की, जो है आपका सिविल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एंड सेकेंड वन इज क्रिमिनल एंड लोकल लॉज। तो आपको सब्जेक्ट्स क्लियर होंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट्स यहाँ पे आते हैं, जैसे सीपीसी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या फिर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया, इसमें आप आ जाइए, आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस, इस तरीके के सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या जो इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, मतलब कि क्या चीजों को यूज करके आप मेंस क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहला क्या है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आपको सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि मतलब क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। जैसे सपोज कीजिए आपको डाइंग डिक्लेरेशन आता है, मीन्स आपको सेक्शन 32 एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 32 आपको पूछा गया है। तो आपको सिर्फ 32 नहीं, 32 का जो सब सेक्शन है, सब सेक्शन 1, इस तरीके से आपको अपने जो आंसर है उसको कोट करना है। आप सिर्फ सेक्शन 32 लिख के आ जाएंगे, ये बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। आप क्वेश्चन को रीड कीजिए प्रॉपर कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है या क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अगर आपने एक वर्ड पढ़ लिया डाइंग डिक्लेरेशन, आप वो लिख के आ गए, आप उसका सेकंड पार्ट भी पढ़िए। जैसे कि अभी हम बात करें 2000 जो रिसेंट अभी हम लोगों का एग्जाम हुआ था, वहां पे पूछा गया था कि डाइंग डिक्लेरेशन मतलब डाइंग डिक्लेरेशन के बेस पे अगर एक प्रोसिक्यूट्रिक्स है, उसकी सिर्फ जो विक्टिम है या प्रोसिक्यूट्रिक्स है, उसकी टेस्टिमनी के बेस पे या क्या सिर्फ उसकी सोल टेस्टिमनी के बेस पे कन्विक्ट किया जा सकता है एक्यूज को, वेदर एक्यूज कैन बी कन्विक्टेड ऑन द सोल टेस्टिमनी ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सेकेंड पार्ट भी पढ़ना है। और ये सेकेंड पार्ट कैसा होगा, सेकेंड पार्ट आपको तब आएगा जब आप डेप्थ में नॉलेज करोगे, मतलब जब आपको डेप्थ में चीजें पता होंगी तभी आप इसको क्लियर कर पाओगे। सेकेंड क्या है, सेकेंड देखिए आपको है माइंड सेट फॉर व्हाट टू राइट। आपको ये देखना है, माइंड सेट कीजिए कि आपको लिखना क्या है। अब जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा का एक जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ब्रॉड है, सभी को पता है, सेक्शन 11। ठीक है, रेस जुडिकेटा आपका सेक्शन 11 सीपीसी। तो अगर आपको एग्जामिनर ने रेस जुडिकेटा पूछा हुआ है तो आप ये मत कीजिए कि आपने स्टार्ट किया है सेक्शन 11 लिखना, अब आप उसको पूरा एज इट इज बताए जा रहे हैं, उसकी मैक्सिम्स को बताए जा रहे हैं, उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशंस को बताए जा रहे हैं, आपको अगर कोई इलस्ट्रेशन याद आ रहा है तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप प्रॉपर पहले क्वेश्चन पूछिए। अगर क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज रेस जुडिकेटा एंड हाउ डज इट डिफरेंट फ्रॉम द कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, तो हमें पता है कि जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा है, जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा है उसमें क्या होता है, एक्सप्लेनेशन 4। तो आपको क्या करना है, आपको पहले रेस जुडिकेटा बताना है, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा बताना है, और उनके बीच में एक जो डिफरेंस होगा उनको डिफरेंशिएट कैसे करोगे वो बताना है। तो यहाँ पे आप कीजिए अपना माइंड सेट, मतलब आप तुरंत लिखने मत बैठ जाइए कि क्वेश्चन देखा, एक वर्ड देखा, हम लिखने बैठ गए, नहीं। आप पहले एक बार अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, एक माइंड सेट कर लीजिए, एक मेंटल एनालिसिस कर लीजिए आंसर को लिखने के पहले, क्योंकि जब आप लिख रहे होंगे तब आपको कुछ नहीं सोचना है। जब आप लिखना स्टार्ट कर रहे हैं फिर आप स्टार्ट कीजिए और फिनिश, बस उसके बीच में कुछ नहीं। हाँ, आप एक दो मिनट तो नहीं बोलूंगी मैं, आप हाफ मिनट ले सकते हो एक माइंड सेट करने के लिए कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, अब देखिए मेंटल सिनॉप्सिस, मेंटल सिनॉप्सिस प्रिपेयर कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं या फिर आप उसके बाद सारी चीजें 1 2 3 इस तरीके से बता रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। आप अपने माइंड, जैसे मैंने बोला ना माइंड सेट कीजिए, वैसे ही आप अपने मेंटल सिनॉप्सिस बना लीजिए कि हम इस क्वेश्चन में जो पूछा है उसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें फ्रेम करने की कोई जरूरत नहीं है। और एक जो स्टैंडर्ड पैटर्न है वो क्या हो सकता है वो मैं भी आपको आगे बताती हूँ। अब देखिए हाउ लॉन्ग योर आंसर शुड बी, आपका जो आंसर है वो कितना ज्यादा
लॉन्ग होना चाहिए। ये तो मतलब एक ऐसा क्वेश्चन है जो सारे ही एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि कितना लंबा होना चाहिए आंसर या कितना ज्यादा लेंदी लिखें। देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये कोई आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं कि जहाँ पे आप लेके शीट्स और बस भरते जा रहे हैं, मैंने 6 ली, मैंने 7 ली, मैंने 8 ली। ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए क्योंकि ये है आपका जुडिशरी का एग्जाम, यहाँ पे आपको, अगर आप ये जुडिशरी का एग्जाम क्रैक करोगे तो आप जज बनोगे। ठीक है, समझ रहे हो बात को? जज बनना और एक बैचलर की डिग्री ले लेना, ये बहुत ही, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो जो आप यूनिवर्सिटी में करते हो ना कि आधा घंटा हुआ चलिए, ये कंपटीशन इसी में हो जाता है कि किसने ज्यादा शीट्स ली, तो ऐसा यहाँ पे नहीं कीजिए। आप सिर्फ ये देखिए कि आपसे क्या पूछा गया है। फिर देखिए क्वेश्चन का वेटेज, मतलब कि अगर एमपी जुडिशरी की बात करें तो 8 मार्क्स का आता है आपका एक क्वेश्चन। मैं पर सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, ईच सब्जेक्ट। ठीक है, 8 मार्क्स का आता है आपका एक क्वेश्चन। फिर आपके 4 मार्क्स के आते हैं आपके 2 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग वेटेज देना है। मतलब अगर 8 मार्क्स का है तो आप पेज पेज मत गिनिए, मतलब आप पेज मत देखिए कि पेजेस कितने होंगे, मैं 2 पेज 4 पेज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पेज फिलअप कर रहे हो। फर्क पड़ता है सिर्फ इससे कि जो एग्जामिनर ने आपसे पूछा है उसको आप उसमें पूरा अपने आंसर में दिखा पा रहे हो, उसको आप अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हो या नहीं। जरूरी सिर्फ आपको ये है और कुछ भी नहीं। अगर आपको शॉर्ट नोट पूछा है, मध्य प्रदेश जुडिशरी के अंदर आपको शॉर्ट नोट भी आते हैं। ठीक है, 4 4 मार्क्स के आपको शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं। तो उस आपको शॉर्ट नोट में, अब देखिए अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था रेस जुडिकेटा का, तो अभी मैंने आपको बताया कि वो जो टॉपिक है रेस जुडिकेटा, वो बहुत लेंदी अपने आप में, बहुत ब्रॉड है कि क्या। अब देखिए समझने को तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि क्या एक्स पार्टी डिग्री के ऊपर रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है, डिसमिसल के ऊपर अप्लाई होता है, अगर कोई फ्रॉडलेंट डिग्री हो गई उसके ऊपर होता है। तो इतने ब्रॉड वे में नहीं जाना। शॉर्ट नोट का मतलब क्या है, आप सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दीजिए, प्रॉपर कौन से सेक्शन में है, क्या होता है, कोई केस लॉ आ रहा है आपको, ठीक है, दैट इज एनफ। बस शॉर्ट नोट में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताना है। अभी तक जो भी मैं आपको चीजें बता रही हूँ, कि आपको क्लियर है? कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्लियर है। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी बता दीजिए। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी बता दीजिए। और जो चीज़ें क्लियर हैं अगर आपको, तो वो भी बता दीजिए। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं आगे। आज का जो सेशन है देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको एंड तक देखिएगा। K2 व्लॉग्स, यस, ओके। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, गिव इक्वल वेटेज टू ऑल द आंसर्स। हमें पता है कि मध्य प्रदेश जुडिशरी के अंदर 18 आपके क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, इक्वल वेटेज कैसे दे पाओगे आप? इक्वल वेटेज आप तब दे पाओगे जब आपने क्या किया है, आपने उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स की। ठीक है, देखिए ये रहे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। इक्वल वेटेज आप कैसे दे पाओगे अगर आपको 18 क्वेश्चंस आए हुए हैं? ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो लिख रहे हैं बहुत अच्छे से, बिल्कुल एकदम से हेडिंग्स बना के, और ये अंडरलाइन और ये मार्कर वो पेन, ऐसा नहीं करना है। देखिए अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपके 4 5 क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उसके बाद, क्योंकि आपको सिर्फ 3 ही घंटे हैं, पूरा दिन नहीं है कि आप आराम से बैठ के लिखते रहिए, तो 3 घंटे में यू हैव टू गिव योर बेस्ट, आपको अपना बेस्ट देना है। एमपी एडीपीओ, देखिए अभी जो अपना डिस्कशन है मैडम, कनिक सर, ओके, अभी जो हमारा डिस्कशन है वो इस पे है। एडीपीओ की जब क्लास होगी तो आपको बिल्कुल इसके बारे में नोटिफाइड किया जाएगा। तो अभी थोड़ा सा इस पे फोकस कर लेते हैं। तो हाँ, कहाँ थी मैं? इक्वल वेटेज देना है हमें सारे ही क्वेश्चंस को। तो आपको एक माइंडसेट पहले से बना लीजिए कि हमें कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम देना है। मतलब कि अगर कोई भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, वहां पे हमें कितने अपने मिनट्स देने हैं, अगर 4 मार्क्स का है तो हमें वहां पे कितने मिनट्स देने हैं। ठीक है, इस तरीके से कीजिएगा। ये नहीं आपको करना है कि फर्स्ट आंसर तो आप लिखते जाओ बढ़िया 20 मिनट के अंदर, फिर उसके बाद
गिराते जा रहे हो 15 मिनट 10 मिनट, और पता चला लास्ट वाला जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है वो 2 मिनट में ही खत्म कर दिया हेडिंग या फिर इंट्रोडक्शन बता के। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि 8 मार्क्स मतलब 8 मार्क्स, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में तो 8 मार्क्स मिल जाएंगे, 8 मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, 7 मार्क्स ही मिलेंगे। और आप जो लास्ट में आपने किया है उसमें आपको कितना मिलेगा, 1 या 2 नंबर। तो क्या 1 या 2 नंबर वो अच्छे हैं उस स्टूडेंट के मार्क्स देखिए जिसने सारे किए होंगे क्वेश्चंस, तो पॉसिबिलिटी है कि उसको एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स मिलेंगे। तो उसके 4 और 5 मार्क्स आपके जो 1 या 2 नंबर है उससे बहुत बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, एक स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो करना है। जैसे अभी मैं बता रही हूँ आपको, स्टैंडर्ड पैटर्न, ये नहीं कि एक क्वेश्चन में ये लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं और दूसरे क्वेश्चन को हम तवज्जो ही नहीं दे रहे कि आईपीसी तो हमारा फेवरेट है तो आईपीसी में लगे हैं लिखने पूरा, और उसके बाद लोकल लॉस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो लोकल लॉस को ऐसे ही निपटा रहे। ऐसा नहीं, स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो कीजिए। हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक आंसर के लिए एक स्टैंडर्ड पैटर्न होना चाहिए। और स्टैंडर्ड पैटर्न क्या होगा वो मैं अभी आपको वीडियो में जो हमारा सेशन है उसमें आगे बताऊंगी। अब देखिए, राइट व्हाट इज आस्क्ड, जो पूछा गया है सिर्फ वही लिखना है ना। अपना ज्ञान ज्यादा वहां पे नहीं बताना है, क्योंकि वो हमारे ऑनरेबल जजेस होते हैं एमपी जुडिशरी में, जो हमारे कॉपी चेक करते हैं, तो उनको सब पता है। आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते हैं कि आप ये सोच लें कि मैं इंप्रेशन अपना दिखाने के लिए ये भी लिख दूं, ये भी लिख दूं, ये भी लिख दूं। नहीं, जितना आपसे पूछा गया है सिर्फ उतना ही आपको बताना है। अगर आप ज्यादा अपना ज्ञान प्रदर्शित करने के चक्कर में रहेंगे तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो रह जाएगा, और क्वेश्चन पेपर छूट गया तो आप सिलेक्शन से बाहर हो गए। क्योंकि आपका जो एक अल्टीमेट गोल है एग्जाम क्रैक करने के लिए वो है यू हैव टू कंप्लीट योर क्वेश्चन पेपर फर्स्ट। अगर वही कंप्लीट नहीं किया तो फिर उसके बाद आप तो भूल जाइए कि एग्जाम आपका क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट व्हाट इज आस्क्ड, जो पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ उतना ही बताना है। अब जैसे सपोज कीजिए थेफ्ट पूछा गया आपको, ठीक है, सभी को पता है सेक्शन 378 आईपीसी डिफाइन करता है। तो आपको थेफ्ट अगर पूछा गया है तो थेफ्ट बताइए, फिर उसके बाद जिसके पीनल प्रोविजंस हैं वो बता दीजिए। अनलेस एंड अनटिल उन्होंने आपसे डिफरेंस नहीं पूछा, अगर उन्होंने ये नहीं पूछा है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन, लेकिन आपको तो आता है और आपने ठान लिया है कि हमें बताना भी है, तो ये होशियारी मत कीजिएगा प्लीज। आपको बताने की जरूरत नहीं है अगर जब तक आपसे पूछा नहीं गया है, अनलेस एंड अनटिल इट इज आस्क्ड। हाँ, अगर पूछा गया है तो छोड़ना भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए, एनालिसिस करना है प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं वो, जो एक सेशन हमने रखा था कि आपको जुडिशरी फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करना है, वहां पे भी मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर जरूर देख लीजिए। क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा जो टारगेट स्टेट है, ठीक है, मतलब जिस स्टेट को हम टारगेट कर रहे हैं उनका लेवल ऑफ जो पैटर्न है वो क्या है, मतलब वो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या वो केस लॉस के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं, या वो प्रॉब्लमेटिक पूछते हैं, या फिर वो कॉन्सेप्चुअल पूछते हैं, या फिर वो डायरेक्ट सेक्शन बेस पूछते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी चीजें कि हमें जो अपनी प्रिपरेशन है वो कौन से डायरेक्शन में करनी है। अगर आपको यही क्लियर नहीं है तो फिर आप कितनी ही बुक्स ले लीजिए या फिर कितना ही गहन अध्ययन कर लीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक कि आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स थी। क्या ये सारी टिप्स किसी सभी को क्लियर है? तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। थोड़ा सा ब्रेक मुझे भी और थोड़ा सा ब्रेक आप लोगों को भी जरूरी है। क्लियर K2 व्लॉग्स, ओके। तो नेक्स्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक स्टैंडर्ड पैटर्न क्या होना चाहिए, ठीक है, व्हाट शुड बी अ स्टैंडर्ड पैटर्न टू राइट अ स्वीट आंसर, या फिर बोल सकते हैं ए स्टैंडर्ड आंसर। सबसे पहले क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, आपको इंट्रोडक्शन बताना है सबसे पहले सेक्शन। कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अभी हमने थेफ्ट पढ़ा,
चलिए थेफ्ट का एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको थेफ्ट आता है कि डिफाइन थेफ्ट एंड व्हाट आर द इलस्ट्रेशंस और व्हाट आर द एक्सप्लेनेशंस ऑफ द थेफ्ट, उसके बाद अगर उसने पूछ लिया है कि इलस्ट्रेशन भी दीजिए और उन्होंने पूछा है कि हमें क्या करना है, उसमें डिफरेंशिएट भी कीजिए, मतलब डिफरेंस बताइए एक्सटॉर्शन और थेफ्ट, चोरी और उद्दापन में क्या अंतर है वो भी बताइए। तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में सेक्शन बता देना है, ठीक है, सेक्शन आपको बता देना है सेक्शन 378, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बता देना है, अगर आपको आ रहा है कि हाँ भाई इस चैप्टर में है, मतलब ये जो पीनल प्रोविजन है वो सॉरी ये जो डेफिनेशन क्लॉज है वो कौन से चैप्टर में, अगर आपको पता है तो लिखिए, अदरवाइज गलत लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप नहीं लिखोगे दैट इज क्वाइट गुड रेदर देन बीइंग रिटन अ बैड सेक्शन और बैड प्रोविजन और रॉन्ग प्रोविजन। देखिए अब अगर आपको पता है कि हाँ भाई ये चैप्टर आपका 17 ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंडर डिफाइन है, कौन सा लॉ है आपका, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड 1860। तो अगर आपको इतनी चीजें क्लियर हैं तो आप ये आपका एक इंट्रोडक्शन दे सकते हो, और उसमें भी आपको क्या करना है, अब आप एक इंट्रोडक्शन, ये आपका कंप्लीट हुआ। 2 लाइन अगर आपको थेफ्ट के बारे में अपने लैंग्वेज में आ रही है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। ये हुआ आपका इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं इसकी बॉडी और इसके मेन पार्ट पे। बॉडी और मेन पार्ट पे क्या होगा, जो उसका एक्चुअल प्रोविजन है, मतलब कि जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि मूवेबल प्रॉपर्टी और विद इंटेंशन विदाउट द नॉलेज ऑफ द पजेसर, मतलब जो उसका ओनर है उसकी नॉलेज के बिना, विदाउट द नॉलेज ऑफ द ऑक्यूपायर आप सारी चीजें ये कर रहे हो, तब क्या कर रहे हो आप, थेफ्ट कर रहे हो। तो आपकी जो 5 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स थेफ्ट के अंदर आते हैं आपको, तो वो आपको उसमें क्या करने हैं, मेंशन करने हैं। इसमें आप सब हेडिंग्स बना सकते हो, जैसे कि आपको इलस्ट्रेशंस बताने हैं या आपको एक्सप्लेनेशंस बताने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन में ही अगर पूछा गया है कि डिफरेंस भी बताओ, फिर आप उसमें डिफरेंस भी बता दो, ठीक है। तो ये होंगी आपकी सब हेडिंग्स इस बॉडी और मेन पार्ट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, केस लॉ। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि हमें केस लॉज लिखने हैं या नहीं लिखने हैं। तो देखिए अगर आपसे क्वेश्चन की ही डिमांड है कि डिफाइन कीजिए विद द केस लॉ, अगर उन्होंने ये पूछा है तो बिल्कुल लिखना है, आप इसको छोड़ ही नहीं सकते हो, ठीक है। अगर उन्होंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोल दिया है तो, और अगर नहीं तो फिर ये आपकी मर्जी है, आप लिखिए या ना लिखिए, लेकिन अगर लिख देते हैं तो ये बहुत ही आपके लिए ही बेनिफिशियल होगा और कुछ नहीं है। और हाँ अगर रिसेंट केस पूछा है कि रीसेंट केस बताइए, तो आप बिल्कुल अपडेट रहिए कि क्या हमारे ऑनरेबल जो कोर्ट्स हैं वो डिसीजंस दे रहे हैं, क्योंकि आजकल जुडिशरी एक बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गई है, और समय समय पर देखिए बहुत ही अच्छे डिसीजंस अभी हमारे ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस हैं मिस्टर चंद्रचूड़ सर वो दे रहे हैं, और जो उनकी बेंचेस हैं वो भी दे रही हैं। तो आप अपडेट रहिए कि क्या अभी लेजिस्लेशंस आ रहे हैं या फिर क्या अभी केस लॉज आ रहे हैं, सारी चीज़ों से, ठीक है। और हाँ लेकिन ये मत कीजिएगा कि अपने मन से कोई भी केस बना दिया, जैसे अपन यूनिवर्सिटी में करते थे ना कि बोले ए वर्सेस बी, एक्स वर्सेस वाई, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। आपको ऑथेंटिक होना चाहिए, क्योंकि जो कॉपी चेक कर रहे हैं ना, ट्रस्ट में उनको सब पता है, और अगर उनको नहीं भी आ रहा होगा तो वो गूगल कर लेंगे। तो इस ये मत सोचिएगा कि आप कुछ भी लिख देंगे आपको मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि ये आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है। फिर नेक्स्ट आपका आएगा कंक्लूजन। देखिए आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, तो आपका जो एक कंक्लूजन है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस नॉट बायस्ड, मतलब आपको बायसनेस नहीं दिखानी है कि आप एक साइड पक्ष ले रहे हो और दूसरे साइड को आपने बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दिया है। पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिबरल रहिए, बहुत ज्यादा कठोर बनने की जरूरत नहीं है, लिबरल अप्रोच रखिए। तो जो कंक्लूजन है आपका वो आपके शब्दों में 2 से 3 लाइन में हो सकता है, और इस तरीके से जो आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस का, वो आपका क्लियर हो जाएगा। अपने थॉट्स बताने हैं, ये याद रखिएगा।
अब हम आते हैं नेक्स्ट कि भाई हमें प्रिपरेशन स्टार्ट कब से करना चाहिए, ठीक है। राइटिंग व्हेन टू स्टार्ट, कब से हम स्टार्ट करें। तो लोगों का रहता है कि क्या प्रीलिम्स निकल जाएगा उसके बाद करेंगे, या फिर प्रीलिम्स के पहले से ही करने लग जाएं, या फिर प्रीलिम्स जब स्टार्ट करें तभी करें। देखिए, बोलते हैं ना जब जागे तभी सवेरा। तो अगर आज भी सेशन देख रहे हो तो अभी से लग जाओ कि हमें तो भाई मेंस देना है, हमें मेंस लिखना है, तो अभी से ही आप राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि हमें पता है कि जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद आपको हार्डली 40 to 45 डेज मिलते हैं, ठीक है। अब इन दिनों में या तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर आप अपना मैटर जो है वो कलेक्ट कर लीजिए, या आप जजमेंट राइटिंग सीख लीजिए। और क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है जब भी रिजल्ट आ जाता है ना। तो रहते कि अरे भाई अब मेंस आ गया। अब कुछ लोग तो डिप्रेशन में ही चले गए, किसी का एंजाइटी लेवल इतना ज्यादा हो गया कि अब वो डॉक्टर को चेकअप कराते हुए घूम रहे हैं। और बहुत जरूरी है कि आपका जो उस टाइम पे वेदर क्लाइमेट वो कैसा है। अगर गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा तो फिर समझ लीजिए क्या हो सकता है आपका हाल। तो इसलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, और जो आपकी प्रिपरेशन है उसको अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। मतलब इन शॉर्ट आपको प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है आपको अगर क्लियर है कि हाँ मैं इन हूँ, और अगर नहीं भी हूँ, क्योंकि देखिए यकीन मानिए तैयारी कभी वेस्ट नहीं जाती। अगर आपने मेंस प्रिपेयर कर रखा है, आप कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, तो वो नेक्स्ट आपके काम ही आने वाला है, ठीक है। तो अपनी जो तैयारी है वो पोस्टपोन मत कीजिए चीजों के ऊपर कि जब ऐसी चीजें होंगी तब नहीं, आप अभी से ही लग जाइए। और देखिए, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू शाइन। आपको पता है कि जो हमारा एग्जाम कंडक्ट होता है वो 3 3 एंड 3 3, मतलब टोटल कितना आपका 12 आवर्स। 12 आवर्स आपको लिखना रहता है। अब अगर आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है लिखने की तो क्या होगा, आपका पेपर या तो छूट जाएगा, रह जाएगा आपसे, या फिर क्या हो सकता है आप कुछ का कुछ लेके आ जाए, या फिर हो सकता है आपकी हैंड राइटिंग ही रीडेबल ना हो। क्योंकि हैंड राइटिंग इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है, बट हैंड राइटिंग का क्या रहता है, आपको रीडेबल होनी चाहिए चीजें, मतलब आपको नहीं, आपको तो होनी चाहिए, प्लस जो एग्जामिनर हैं उनको रीडेबल होनी चाहिए। क्योंकि अगर उनको ही समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको जीरो मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो राइटिंग आपकी रीडेबल होनी चाहिए। अच्छी बुरी इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती है और वो हमेशा सोचते हैं कि मेरी राइटिंग तो अच्छी नहीं है तो फिर मैं तो मेंस नहीं क्लियर कर सकता या कर सकती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। आप सिर्फ ऐसा लिखिए कि आपकी जो राइटिंग है वो सामने वाले को अच्छी तरीके से आप कन्वे कर पाओ कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू से इन योर आंसर, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्रैक्टिस आप जितना से ज्यादा करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस, ठीक है। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपकी जो स्पीड है वो मेंटेन हो पाएगी। क्योंकि देखिए, बीइंग इन द प्रिपरेशन, प्रिपरेशन में होने के नाते मैं आपको यही बोलूंगी कि जो मैं जब जैसे मेंस देती हूँ तो मुझे पता है कि जो एंजाइटी लेवल है या जो डर रहता है हमें कि अरे बाप रे और मेंस है, फर्स्ट पेपर हो गया उसके बाद से खाना वाना कुछ नहीं दिखता है, लगता है कि सेकंड पेपर का आप रिवीजन कितनी जल्दी कर लो, है ना। तो यहाँ पे आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना उतना ज्यादा आपका टेंशन बिल्कुल कम हो जाएगा, आप काम रहोगे कि हाँ भाई अपन कर लेंगे, अपन आराम से 12 घंटे 2 दिन में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ आपके टिप्स हैं, आपको कब से स्टार्ट करना है, आपको कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। और हमेशा कैटेगराइज कीजिए चीजों को, क्या कीजिए, कैटेगराइज कीजिए। किस तरीके से कैटेगराइज करोगे आप, कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या फिर क्या लीस्ट इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से अपनी तैयारी को कीजिए। क्योंकि मेंस में ऑलमोस्ट घुमा फिरा कर क्वेश्चंस आपके वही आते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आपको पूछे गए हैं। तो आप एक बंच तैयार कीजिए या एक बंडल ऑफ क्वेश्चंस तैयार कीजिए जहां पे आपको ये अपने आप पता चल जाएगा कि क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है, या कम का क्या फिर नॉर्मल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेन, अगर हम पेन की बात करें तो ये तो फेवरेट क्वेश्चन ही है सभी का कि पेन कौन सा होना चाहिए, पेन कौन सा होना चाहिए। तो देखिए, पेन के बारे में मैंने आपको एक जो प्रीवियस सेशन हम लोगों ने कंडक्ट किया था तब भी बताया था कि पेन आप कोई भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि बहुत ही अगर हाई क्वालिटी और बहुत एक्सपेंसिव पेन लेके आओगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने खुद 2 मेंस क्लियर किए हैं, ठीक है।
और जो मेरे सीनियर्स हैं, जो अभी जजेस बन गए हैं या जिनका सिलेक्शन हो गया है, उनसे भी मैंने पूछा है, तो उनका भी यही मानना है कि पेन से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बस हाँ, आपको फेमिलियर होना चाहिए, मतलब जिससे आपने प्रैक्टिस कर रखी है ना, जिस पेन से, उसी पेन से आपको मेज देना चाहिए। अगर ये नहीं है कि आपने पूरी प्रैक्टिस की है एक पेन से, और जिस दिन आपका एग्जाम है उसके एक रात पहले आपने एक बहुत ही एक्सपेंसिव 1000 का पेन लेके आए हो, ये सोच कर कि हमारा एग्जाम जिससे बहुत अच्छा होने वाला है और हमें भर भर के मार्क्स मिलने वाले, तो ऐसा कुछ नहीं है। वही पेन यूज कीजिएगा जिससे आप फेमिलियर हो, एंड जिससे आप मीन्स फ्रॉम विच यू आर हैबिचुअल, मतलब जिसके साथ आप हैबिचुअल हो, सिर्फ आपको वही पेन यूज करना है। अपडेट रहिए न्यूज से, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया है, जो लीगल न्यूज है, सोशल न्यूज है, क्या करंट चल रहा है, उससे बिल्कुल अपडेट रखिए अपने आप को। क्योंकि अगर आप ये चीजें कॉट करोगे अपने आंसर में, बहुत अच्छा होगा। कौन से जजेस ने, कौन से जस्टिस ने जजमेंट दिया है, अगर आपको वो नेम स्पेसिफिक उनका याद रहता है, तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो एग्जामिनर को पता रहेगा कि हाँ भाई, इसको पता है, मतलब इसने तैयारी अपने लेवल पे कर रखी है, कि अगर इसको जज का नाम भी पता है तो बंदे ने कुछ तो पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से थोड़ा सा चीजों को कीजिए। और जो हम अपना नेक्स्ट सेशन रखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम एक आपको डेमो जो आंसर है, या सैंपल आंसर कह सकते हैं, कि व्हाट शुड बी अ सैंपल और आइडियल आंसर फॉर द एग्जाम, तो हम वो आपके लिए कंडक्ट करेंगे। आप लोग बताइएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर है या क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है, तो हम उस जो नेक्स्ट सेशन है वो उसी के लिए ही रखेंगे। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। इसके अलावा किसी की कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन रिगार्डिंग आंसर राइटिंग हो तो पूछिए। मेंस आंसर के लिए किसी की क्वेरी हो तो कमेंट में बताइए। बस पॉजिटिव रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, और बस ईश्वर पे छोड़िए सब, और क्या। सभी को क्लियर है चीजें? सभी को क्लियर है? कमेंट में बता दीजिए यस और नो। नेक्स्ट सेशन के लिए भी आप हमारा जो चैनल है @विधिक जागरूकता, उस पर बता सकते हैं, या फिर आपको अगर क्लासेस लेनी है मेंस के लिए, या फिर जो भी 4 पेपर में से किसी के भी लिए, तो आप हमारा जो चैनल है @विधिक जागरूकता, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, या जो नंबर है उस पर आप हमारे ऑफिस पे कॉल करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आज का ये सेशन अगर क्लियर हो तो हम एंड करें। ओके, सो बस आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन आप लोग मैसेज कीजिएगा, आपको और कौन सी क्वेरी है आपकी, तो हम वो लेके आएंगे। अदरवाइज, थैंक यू सो मच। थैंक यू।